पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ सैयद जफर इस्लाम साहब, जवाब दीजिए इस बात का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो यूपी में आपकी हालत हुई है, 75 सीटों पर आप चुनाव लड़े, जो पिछली बार उसकी मैं बात कर रही हूँ, कुल मिलाकर बीजेपी 72 सीटों पर 2019 के मुकाबले आपके वोट घटे हैं। 72 सीटों पर वो कह रहे हैं वाराणसी में भी हार जाते पीएम अगर प्रियंका खड़ी होती। देखिए रजना जी, पहले तो अन्ना जी, पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सवालों का जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी बराबर सपने में जीते हैं, सपने ही बुनते रहते हैं और सपने में ही अब सो जाते हैं। हकीकत यह है कि उनको पता ही नहीं कि उनको सत्ता में नहीं आया है। सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ने ही 293 सीट लाई है, उन्होंने नहीं लाई है। मालूम है। और हर सीट पे हम जीते हैं, जीत कर आए हैं, वो हार चुके हैं। हारने के बाद इस तरह की बातें वही करता है जिसको वाकई राजनीति की समझ बहुत कम है। अगर वो ठीक है, उनकी सीटें बढ़ी है तो बढ़ती हुई सीटों में आदमी को थोड़ा हम्बलनेस होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, बल्कि खास के वो इस तरह के अपने बातें कह रहे हैं जिससे वो पूरे तौर से एक्सपोज हो रहे हैं। कैसा हर सीटों पे हमारा अच्छा कभी कभी तिकोनिया लड़ाई होती है, उसमें हो सकता है सीट जो कम आए, आपको उसमें वोट्स कम आए होंगे, हो सकता है, लेकिन जीत हमारी दर्ज हुई, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम जीत कर आए हैं और वो हारे हैं। वो दूसरे के कंधे पे बैठ के गए थे। उत्तर प्रदेश में वो अपने बूते पे नहीं लड़े थे। अगर हिम्मत है तो अपने बूते पे लड़ जाते। क्यों सहारा लिया था, बैसाखी का सहारा लिया इतने लोगों का? अकेले लड़ जाते सारी सीटों पे। अरे मात्र कुछ सीटों जो भी समाजवादी पार्टी ने जो दी उसके बेसिस पे लड़े, और वो भी झूठे वादे करके। आप वोट दीजिए, आप पैसा लीजिए 8,500 अकाउंट में। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा जीत के आएंगे तो देंगे, आप वोट दीजिए, खटाखट पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। कहा भाई, महिलाओं ने लाइन लगा दिया वहां पर उनके ऑफिस में 24 अकबर रोड में कि भाई आप हमने तो वोट दिया तो पैसा दीजिए। ये क्या बात करते हैं यार? अब पैसा नहीं दे रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जो बेइज्जती कर रहे हैं औरतों की। हकीकत है कि झूठ का सहारा लेके, मोदी जी को गाली देके, अलग अलग अफवाह उड़ा के और संविधान का जो आड़े में झूठ बोलने का जितना काम किया कि संविधान चेंज हो जाएगा, उसने अपने जो भी झूठ बोलने का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दूसरे के कंधे पे बैठ के जाना पड़ा। अंजना जी खुद में इतनी ताकत नहीं कि आज भी प्रियंका जी लड़े वहां से। प्रियंका जी में लड़ने की ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है हिम्मत तो फिर लड़ जाए वहां से। ये लड़ती पहले, और आज क्यों बोल रहे हैं? पहले बोल देते कि भाई हम मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, उसके बाद समझ में आता कि हाँ ठीक है मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आज तो हारने के बाद, नहीं लड़ने के बाद इस तरह की बातें सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दो मुख्य आरोप है उनके, आलोक जी। एक तो वो कह रहे हैं कि आप लड़े भी तो दूसरे के कंधे पर लड़े। 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई है, आपकी 6 आई है। दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है, जिसमें उनके मीडिया सेल के हेड ने यह भी लिखा है ट्विटर पर कि तेलंगाना से तो खुला ऑफर था और मुख्यमंत्री साहब वहां कह रहे थे कि प्रियंका जी आए यहाँ पर लड़े, राहुल गांधी ने उन्हें वहां लड़ने नहीं दिया। रायबरेली में भी डरे हुए थे, वायनाड में वोटिंग होने के बाद वहां पर अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया। तो रास्ते में आना बंद करे प्रियंका गांधी के राहुल गांधी, ये कह रही है बीजेपी। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। बीजेपी तो हमेशा से, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, हमारे खिलाफ ही बोलेगी। कौन किसका रास्ता रोक रहा है बीजेपी को कहां से पता चल गया? दूसरी बात ये आती है कि जो पहला विषय था कि बैसाखियों पर, अरे वे बैसाखियों पर तो आज सरकार भी है, क्या सरकार बैसाखियों पर नहीं है? और बैसाखियों पर तो आप 38 पार्टियों का सब साथ मिलाकर सबको चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या बैसाखियों पर थे? कोएलिशन में तमाम पार्टियां गई हैं, क्या मोदी जी कोएलिशन में नहीं है? मोदी जी तो इतने कमजोर हैं कि 2014 में 2-2 सीटों से लड़े थे। तो मैं कहना लगूं कि वो भगोड़े हो गए थे वडोदरा से। मुझे लगता है शब्दावली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मूर्खता का शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वापस आता हूं, उन्होंने कहा सपनों में जी रहे हैं। अरे भी सपनों में तो 10 साल तक पूरा देश जीता रहा और उसी का रिजल्ट आया कि जो जिस तरह से तमाम चीजों का दुरुपयोग करने के बाद भी आप बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाए हैं, और उसमें भी तमाम चीजें आ रही हैं। सपनों में तो सपने तो आपने दिखाए थे 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और 2 करोड़ रोजगार और किसान की आय दुगनी और पता नहीं कौन कौन से सपने दिखाए थे। ये भगवान क्या जुल्म है। आप भी बनारस में रहे थे। बनारस की हालत ये थी कि शायद हमें भी अंदाजा नहीं था कि जनता इतनी नाराज है। जनता इतनी नाराज थी कि मुख्य मुद्दों पर, जिस भी मुद्दे पर जिस भी व्यक्ति से बात की उसी ने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कराया। यहां तक कि बनारसी लोग ये कह रहे थे कि 2 सांसद प्रतिनिधि 10 साल में आए, वो भी दोनों गुजरात से आए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक ने तो पूरा भ्रष्टाचार फैलाया, तांडव किया, वहां पर जमीनों का अंबार लगा दिया गंगा के किनारे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बनारसियों को तो इस लायक भी नहीं समझा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रख लें। वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल हॉस्पिटल में कितने दिनों से हड़तालें चल रही हैं, जो हड़ताल का पक्ष भी रखता है, विरोध भी करता है, सबको नोटिस चले जाते हैं। यहां तक कि वहां पर विकास के नाम पर केवल और केवल कुछ मंदिर तोड़े गए, और उन मंदिरों के तोड़ने के साथ साथ वो जितने पुजारी थे आज तक भी नाराज हैं। कहते थे हम क्योटो बना देंगे। हालत यह है कि क्योटो बनाने के चक्कर में वो टोटो सिटी बना दी इन्होंने।
वहां पर आप जाइए, किसी भी गली में मोहल्ले में आपको 2 किलोमीटर चलना है, 2-2 घंटे लगते हैं। तो जो जड़ मूल समस्याएं थी बनारस की, एक प्रधानमंत्री लेवल के कद के व्यक्ति ने जब वहां पर नुमाइंदगी की 10 साल तक, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि वो जो खजूर के पेड़ थे वो भी गुजरात से लाकर लगा दिए इन्होंने। खाओ माँ कसम। हम कह रहे हैं कि विकास किया होता, काम किए होते, तो प्रशासन के दबाव में 33 लोगों के नॉमिनेशन आपको कैंसिल नहीं कराने पड़ते। श्याम रंगीला जैसा एक व्यक्ति जो केवल मिमिक्री करता है, हंसी मजाक करता है, उसके ऊपर उसको वहां पर नॉमिनेशन नहीं भरने दिया गया। और यहां तक कि शंकराचार्य, जो हिंदू महासभा पूरी तरह से विरोध में खड़ी थी, वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी, उसको भी नहीं उतारने दिया। तो प्रशासन का, धन बल का हर तरह का दुरुपयोग हुआ। अन्यथा मोदी जी का जिस तरह का वहां पर ग्राफ था और जिस तरह का वहां पर लोगों की जनभावना थी, मैं समझता हूं कि अगर समय रहते वहां पर कोई भी मजबूत कैंडिडेट होता, वही मोदी जी को हरा देता। प्रियंका जी तो कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हराती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, जल्दी से सैयद जफर साहब, हाँ एक छोटा सा इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं तो पूछ अंजना जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि किसने रोका था? आपने तो लोगों के नाम तो झूठी बात फिर से कर दी और लोगों का नाम लेके। मैं तो सीधे आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रियंका जी को रोका गया था? बाकी लोगों की बात छोड़िए, प्रियंका जी पे आइए। प्रियंका जी को रोका गया था? क्या प्रियंका जी को बोला गया था मत लड़ो भाई, प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं? यहां से ऐसा कहा गया था? या प्रियंका जी में इतनी शक्ति नहीं थी कि लड़ सकती आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने? ये कहिए ना कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, और आज भी हिम्मत नहीं है कि वो लड़ सके किसी भी कॉन्सिक्वेंसी से। यही हकीकत है। आप दूसरे पे ठेकरा फोड़ना जानते हैं। हकीकत है कि हारने के बाद हर जगह और इतने सीटें दिया, समाजवादी पार्टी ने आपको इतनी सीटें दिया, रिजल्ट क्या दिया आपने? उनके इतने सपोर्ट के बाद भी क्या रिजल्ट दिया? कुछ नहीं। नील बेटा सन्नाटा टाइप का आपका परफॉर्मेंस है। ऐसा कोई परफॉर्मेंस होता है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इतने दूसरे के कंधे पे बैठ के। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी कह रहा हूं कि जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो, प्रियंका जी को लड़वाइएगा। छोड़िए प्रधानमंत्री जी, हमारे जो साधारण कैंडिडेट होंगे, कहीं से भी इलेक्शन, अगर बाई इलेक्शन कभी आते हैं ऐसी सिचुएशन, तो आप लड़वाइएगा, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो तो कह रहे प्रधानमंत्री को 4 लाख से वोट से हराते, छोड़िए प्रधानमंत्री जी की बात, एक कार्यकर्ता से लड़वाएंगे, आप उसके बाद बात कीजिएगा। Not bad, not bad. Now you. देखिए मुझे लगता है हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो अपनी उस स्ट्रैटेजी के अनुसार वो पार्टी चलती है। पर किस पार्टी आलोक में जी, किस कैंडिडेट, अजय राय में क्या प्रॉब्लम है? एक सवाल है आपसे, अजय राय में क्या प्रॉब्लम है? अजय राय लड़े, आप मतलब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मनोबल ऐसे क्यों गिरा रहे कि वो लड़े तो हार गए, और प्रियंका जी लड़ती तो जो मतलब कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो पता नहीं कितने की। अब चुनाव लड़ेंगी तब तो पता चलेगा। देखिए अंजना जी, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैंने अजय राय जी को किसी भी रूप में कम नहीं आका। अजय राय जी ही हैं जिन्होंने 1.5 लाख के मार्जिन के करीब मोदी जी को लाकर छोड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि आकलन शायद ग्राउंड का उतना नहीं था कि मोदी जी से लोग इतने नाराज हैं। पहले तो सब लोग कहते थे कि मोदी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे चारों तरफ की सीटें जीत जाएंगे। आज उल्टा हो गया है। बनारस के चारों तरफ के कैंडिडेट कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गए, मोदी जी की वजह से सब हम हार गए, क्योंकि बनारस केंद्र बिंदु था और बनारस में मोदी जी की बहुत भयंकर नकारात्मकता थी, और इसी नकारात्मकता की वजह से हम चारों तरफ हार गए। अब अजय राय जी के ऊपर आता हूं मैं। अजय राय जी ने, क्योंकि पूरे प्रदेश में 17 सीटों पर थी, चुनाव लड़ रहे थे वो, मुझे लगता, मैं केवल ये कहना चाहूंगा 17 सीटों पर चुनाव लड़वाना एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए और अपनी सीट पर फोकस करना, दोनों में फर्क होता है। अगर उनको भी 2-3 महीने पहले कह दिया जाता कि प्रियंका जी कैसे फोकस करती, वो तो रायबरेली में फोकस कर रही थी, पर फोकस कर रहे थे। आलोक जी, प्रियंका जी भी तो अमेठी रायबरेली पे फोकस कर रही थी। 10 दिन तो उन्होंने वहां पर कैंप किया जाकर राहुल गांधी को जिताने के लिए। जली ना, तेरी भी जली ना। अंजना जी, स्टार कैंपेनर होना और प्रदेश अध्यक्ष होना, दोनों में बहुत फर्क है। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी रहती है। 1 महीने पहले तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष बिजी थे। मैं समझता हूं कि स्टार कैंपेनर उन्होंने कर्नाटक में भी खूब प्रचार किया, हिमाचल में भी किया, जहां पर भी उनको मौका मिला या पार्टी ने कहा, उन्होंने, प्रियंका जी ने चुनाव प्रचार किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अजय राय जी को 3 महीने 4 महीने पहले फ्री हैंड देके और लड़ाया जाता तो मोदी जी को वो भी निपटा देते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं आलोक जी का जवाब देता हूं। आलोक जी जिस तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष को, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को जितना नीचा दिखाया, ये बात सिद्ध कर दी जो जनता बार बार कहती रहती है कि परिवार के आगे सब बेकार, वो दिखा दिया कि जब ये माला जपने लगते हैं अपने परिवार फर्स्ट फैमिली का, तो ये भी भूल जाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक स्टैंडिंग होती है। वो सारी चीज़ भूल के उनको बेइज्जत किया, भी आपके चैनल पे पूरे देश के सामने उनको बेइज्जत किया और उन्होंने कहा कि वो किसी लायक नहीं थे। अगर वो प्रियंका जी आती तो 4 लाख से जीतती, मतलब वो इस लायक नहीं थे कि 5 लाख और वोट लेके आए। तो इस तरह से बेतुका का पूरे प्रदेश में किस तरह से वो लड़ाते इलेक्शन भाई, जब अपने घर के अंदर, अपने जो बैकयार्ड में
आप कह रहे हैं कि वो इस लायक नहीं थे, तो पूरे प्रदेश में कहां से आप लड़ लिए? जाहिर है कि आपको कोई सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट जो आपको समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मिला, वरना तो आप हर जगह 0/0 होते। और आप देख लिया पिछले बार क्या हुआ था, आप अमेठी भी हारे थे। क्यों हारे थे? देश और दुनिया जानती है। हकीकत यह है कि आज हम सरकार में हैं, और सरकार में हमने, ठीक है, कुछ हो सकता है कि सीटें हम हारे हैं, जरूर हारे हैं, उसकी भी समीक्षा करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? सीट जो हम हारे उसकी समीक्षा करेंगे। हम उस तरह के पार्टी नहीं है जो हार को भी जो है उसको नजरअंदाज किया जाए। अब अगर कोई सीटें हम हारे हैं, एक सीट में कम हुए हैं, वहां पर वोट कम हुआ है, मुझे पोलिंग कम हुई है हमारी पार्टी के लिए, तो उसकी समीक्षा करेंगे और कोर्स करेक्शन करेंगे, ताकि अगले इलेक्शन में उससे भी बम्पर रिजल्ट लेकर आए। और हमने बार बार दिखाया है कि अगर हमें जहां भी थोड़ा सा भी नुकसान होता है, हम दूसरी बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए कि हम जनता के जनार्दन है, जनता की बातें को समझते हैं, और उसके बाद उसका समाधान निकाल के जनता के बीच जाते हैं, और जनता ही से आशीर्वाद लेके फिर से इलेक्शन में जाते हैं, और बड़ा चेहरा बड़ा जो रिजल्ट लेकर आते हैं। वही होगा इस बार भी। अगली बार आप देख लीजिएगा क्या होगा उत्तर प्रदेश में। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एक बार बोल रहे, देखिए बीजेपी बार बार ये कह रही है, पीएम ने भी कहा कि यूपी में झूठ फैलाया विपक्ष ने, आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाई फेक वीडियोस के जरिए। पीएम ने कहा कि जबकि हर जगह वो भाषण में कहते रहे कि आरक्षण नहीं हटाऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण लागू रहेगा देश में। दूसरा, वो कहते हैं कि मुफ्त के पैसे देने की बात, वो जो 1 लाख रुपए वाला कांग्रेस का रसीद लेकर सब लखनऊ दफ्तर में पहुंचे, झूठ की वजह से आपकी तरफ लोग गए। देखिए, हमने कभी किसी मैनिफेस्टो का जनता जानती भी है, कुछ भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोगों को भेज दिया जाए तो इसका मतलब नहीं है कि जनता बाकी सब जो है वो समझ नहीं रही थी। हमारी सरकार आती तो स्वाभाविक हम जरूर करते उस काम को, और जनता इस बात को जानती है। दूसरी बात यह है कि झूठ तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने फैलाया इस पूरे देश के अंदर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने में हो, चाहे मैनिफेस्टो को लेकर हो। मतलब देश के प्रधानमंत्री मछली से शुरू हुए और मुजरे तक पहुंच गए, और आरोप दूसरों पर लगाए जा रहे हैं। बात तो सही है। प्रधानमंत्री के झूठ और अहंकार को देश समझ चुका है, इसीलिए बनारस में उनकी जो अभी जीत भी है वो पराजय से भी खराब है। देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद आपकी ये सिचुएशन हो गई कि प्रशासन के बल पर आपको बहुत लोगों के नॉमिनेशंस रिजेक्ट कराने पड़े। हार से भी बदतर सिचुएशन है। पिछले 10 दिन से 15 दिन से मां गंगा का नाम सुनाई नहीं दिया है। अब बात आती है कि किसने झूठ फैलाया कि हम लोग इसमें संविधान में परिवर्तन करेंगे और 2/3 बहुमत चाहिए, 400 सीट चाहिए। ये हमारे स्टेटमेंट तो नहीं थे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने क्या क्या कहा, और राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एक सांसद प्रतिनिधि ने क्या क्या कहा, वो पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो असली मंशा थी वो देश के सामने आ गई। अब मलूक भाई भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी 5 साल तक वो मायावती जी के बारे में माला जपते थे इसी टीवी चैनल पर बैठकर, उसी पार्टी को छोड़कर चले गए। अब वो मोदी जी कर रहे हैं। तो खैर कोई बात रही होगी। गजब बेइज्जती है। आपने काम किया या नहीं किया, आपको तो लड़ना चाहिए था। चाहे बसपा से लड़ते, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ते, जनता तय करती है आपको कितनी वोट मिली। दूसरी चीज, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री तब भी बैटिंग करते थे मोदी जी के लिए। ये तो फ्री स्टाइल बैटिंग करते थे आलोक जी, अगर आपको याद हो। नहीं, वो तो बैटिंग करते करते तो मायावती जी, अंजना जी, ये बैटिंग करने वाले सब चले गए, इनके सबके बल्ले टूट गए। आप देख लीजिए उड़ीसा में क्या हुआ। दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने भी 10 साल बैटिंग की थी, नवीन पटनायक जी ने, और वहां पर आंध्रा के अंदर भी बैटिंग हो रही थी, और बैटिंग करते करते सरकार चली गई। और मायावती जी का तो भविष्य पूरी तरह से, अरे तो उनकी जगह तो बीजेपी आ गई है ना। मैं नहीं कह रहा कौन आया कौन नहीं आया, मैंने, अरे मैं फिर कहूंगा कि बैटिंग करने वाले लोग, बैटिंग जो दूसरों के लिए करते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। मलूक जी मेरे बड़े भाई हैं, अच्छी बात है, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, बेहतर है, कहीं पर भी जाएं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने बैटिंग की, जिन लोगों ने बीजेपी की चिलम भरी, हमारे यहां पर देहात में कहावत है, वो सब लोग, वो सारे दल बीजेपी ने समाप्त कर दिए। वो शिवसेना हो चाहे अकाली हो, जिन लोगों ने हाथ मिलाए उनको सबको समाप्त कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुख्यमंत्री की तुलना वर्तमान के प्रधानमंत्री से, वो 10 साल से रहे हो और जिनके पीछे हजारों करोड़ रुपया मीडिया पे केवल उनकी छवि को चमकाने में लगाया जाता हो, उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग करा लीजिए और गुप्त मतदान कर लीजिए, और किसी को खड़ा कर दीजिएगा, मोदी जी हार जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पूरी तरह से उन्होंने आरएसएस को भी साइड में फेंक दिया है। उन्होंने तो कह दिया आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। और आज जिस तरह से तमाम सांसद अकेले में जाकर बात करते हैं मोदी जी से, बीजेपी के सांसद खुश नहीं। एनडीए की सीधी बैठक बुलाकर कुछ फाइलें होंगी, कुछ और होगा, लालच होगा, डर होगा, आपने सरकार बना ली है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बिना पीएम के जिस दिन मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, बनारस की गलियों में प्रचार नहीं कर पाएंगे। सही पकड़े हैं। देखिए, छोटी बड़ी बात करना की आदत है आलोक जी में, यही इनकी आदत है। इनके मुखिया जो राहुल गांधी जी हैं, उनकी भी आदत है, छोटी मुंह बड़ी बात करने लगते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जनता जनार्दन है, उन्होंने सबक दिखा दिया कि भाई आप सिमट के 3 डिजिट नंबर भी नहीं आया। सपना तो था कि भाई सरकार चलाएंगे, और उसी तरह से वादे भी करते गए, लेकिन जनता ने जमीन पर बैठा दिया, इसलिए कि सब कुछ झूठ पर आप जो है, झूठ पर का सहारा लेके आप सब कुछ कर रहे थे। हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री के बारे में जो बात आप कह रहे हैं,
कहीं आप अपने उसी को आप हम तो जानते हैं प्रधानमंत्री जी की हैसियत क्या है और उनको क्या सम्मान हमारे पार्टी में हमारे सुप्रीम लीडर है। ठीक है, समझ गया। अपने पार्टी में क्या राहुल गांधी की क्या हैसियत है, क्या वो स्टैंडिंग है? आपके अपने सारे बड़े नेता, सारे में मतलब सारे बड़े नेता उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, कभी पब्लिकली कभी छुपे छुपे, लेकिन कोई ऐसा आदमी बताइए जो नहीं और जो खुश हो आपके पार्टी के नेता से? नहीं खुश है। और आप भी जानते हैं, आप हंस रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये हंसी इसलिए है कि आपको हकीकत पता चल गई तो आप अपनी हकीकत को छुपाने के लिए हंस रहे हैं। आप भी जानते हैं और आपको अच्छे से इस बात का एहसास है कि आप भी आपके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन आप भी जब कर एक बात आप भी नाखुश हो गए। मैं ये नहीं जानता आपको जवाब देना। सुनिए ना जफर साहब, ठीक है वो ट्रिपल डिजिट में नहीं जा पाए, सेंचुरी तक नहीं मार पाए, एक कम पे वो अटक गए, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। उनका जोश हाई है। अभी उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना के मुद्दे पर घेरा है और जवाब मांगा है आपकी सरकार से, तो वो तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना जो जनता भी जानना चाहेगी। क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि उनके माँ बाप ने और उनके नानी ने वहां पर जो भी सींचा था उसका फल वो आज खा रहे हैं, उनकी वजह से नहीं है। ये रही है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर लोग जानते हैं कि किसी ने फल पेड़ किसी ने लगाया तो आज फल मिल रहा है, तो इसका श्रेय तो उनको नहीं दे सकते। फल तो मिल रहा है, मालामाल हो गए फल से। हकीकत है कि पेड़ लगाने वाला कोई और था। चुप कर बे कुत्ते। जनता ने सपोर्ट किया इसलिए कि जनता वहां पर उनके जो पूर्वज है उनकी वजह से वहां पर उनको वोट दिया, उनकी वजह से नहीं। आज वो उनको लड़ना होता है जिनके वजह से वो कह रहे हैं कि अब अमेठी में 2004 से थे वहां लड़ते और जीत दर्ज करते, तब ये बात सीने पे ठोक के कह सकते थे कि हम अपने बलबूते पे जीते हैं। लेकिन चूंकि वहां से भाग गए तो इनके कहने का कोई अर्थ नहीं होगा और ना उनको इस बात की मतलब इजाजत होगी कि भाई आप ऐसा जो है कहिए कि मैं यहाँ पर आके अपने बलबूते पे जीता हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मैं इनके पर कोई इनके प्रवक्ता जो आलोक जी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कहता हूँ, चाहे वो खुश हो या नाराज हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके जितने एमपी का अगर बंद बस्ते में डलवा दीजिए पर्ची तो 99% लोग ये कहेंगे कि भाई राहुल गांधी से छुटकारा मिल जाए, या तो कहेंगे प्रियंका, या तो कहेंगे सोनिया, या तो कहेंगे तो ये और ये कुछ लोग तो पब्लिक में भी आके कहते हैं बहुत खुल के, बड़े बड़े लोग तो उनके लीडर उनको छोड़ के भाग गए कि राहुल जब तक रहेगा। और देखिए किस पार्टी से लोग छोड़ के, अगर एक मिनट अगर हमारी पार्टी से कोई नाखुश होता तो छोड़ के जाता है ना। हमारे पार्टी से तो सब खुश है तभी तो नहीं छोड़ के जाते, और आपके पार्टी में छोड़ने वाले का लाइन लगा हुआ है उसी से। ये तो आपके सामने है। इस हकीकत को क्या आप ठुकरा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं? बताइए जरा आलोक जी, किस पार्टी से जो है दौड़ लगी हुई है जाने करते कैसे हो ये सब? देखिए मुझे लगता है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए और जनगणना होनी चाहिए। क्या मलूक नागर जी जिस वर्तमान पार्टी में हैं अभी, क्या वो पार्टी उसको सपोर्ट करती है? मुझे तो नहीं लगता करती है। और जाटों के साथ और गुजरों के साथ और तमाम जो 10 साल में हुआ है किसानों के साथ, उसको तो पूरे देश ने देखा है। किसानों की बेटियों के साथ और अजय चेनी का और तमाम लोगों का क्या हुआ है। तो इसलिए कम से कम बीजेपी के सहयोगी लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर अपनी समीक्षा करें। बैंड बज गया। दलित और एससीओ का कुछ नहीं हुआ। अरे बनारस में भाई सीवर साफ करते हुए 32 लोगों का देहांत हो गया पिछले 10 साल में। किसी बीजेपी के एक साथी की कोई स्टेटमेंट आ गई हो तो बता दीजिए। खैर वापस आते हैं कि अहंकार किसमें था और क्या था। अभी मैं हंसा इसलिए था कि जफर भाई ने शुरुआत की कि वहां सब कुछ गांधी फैमिली है, और अब कह रहे हैं कि गांधी फैमिली की वहां कोई हैसियत नहीं है। तो जफर भाई पहले तय कर लीजिए कि सही वास्तव में किसकी क्या हैसियत है और किसकी नहीं है। गजब बेइज्जती है। अमेठी की जनता ने जिस तरह से स्मृति ईरानी जी का अहंकार तोड़ा है, स्मृति ईरानी जी के अहंकार की वजह से वहां किस तरह से नाराजगी थी उसको देखिए। ये केवल पूर्वजों की वजह से नहीं होता कि पूर्वजों ने अच्छे काम किए, हम वर्तमान में भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो 5 साल में पैक करके वापस दिल्ली भेज दिया। तो इस बात